नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृषि अभियान के अंदर। आज अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक खरपतवार का, जो वर्गीकरण चल रहा था उसी का आगे का पार्ट। तो आज अपने बात करते हैं वर्गीकरण पे। खरपतवार का वर्गीकरण। खरपतवार का वर्गीकरण। तो खरपतवार के वर्गीकरण में बात करते हैं अपने सबसे पहले मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें मृदा व जलवायु के आधार पर अपने क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है भी रेगिस्तान के खरपतवार। क्या नाम है? रेगिस्तान के खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ऐसे खरपतवार जो रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान के अंदर आपके सबसे पहला खरपतवार आता है भी नागफनी। नागफनी है वो रेगिस्तान का क्या है भी, खरपतवार है। उसके बाद आपके आता है बबुल भी क्या है भी आपके रेगिस्तान का खरपतवार है। उसके बाद आता है आपके जरबेरी कौन सी होती है भी, जिसको अपने छोटी बेरी जिसके लगते हैं, छोटे छोटे बेर लगते हैं, जिन आपा कहा झाड़को हुआ है, जिको क्या हुआ है भी जरबेरी हुआ है, वो भी रेगिस्तान का खरपतवार है। उसके बाद आता है आपके जबसा। तो ये आपके क्या है, खरपतवार रेगिस्तान के खरपतवार है। इसके अंदर आपके रेगिस्तान के खरपतवार में नागफनी है, बबूल है, जरबेरी है और जबसा है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो जलमग्न भूमि के खरपतवार। दूसरा है जलमग्न भूमि के खरपतवार। जलमग्न भूमि के खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो जलमग्न भूमियों के अंदर रहते हैं, जो गहरे पानी के अंदर रहते हैं। तो इसके अंदर आता है आपका, इसमें कांस भी है। कांस भी क्या है आपका रेगिस्तान के अंदर पाया जाता है। इसमें जलमग्न भूमि में सावा, जंगली धान, ये भी क्या है आपके जलमग्न भूमि के अंदर पाया जाता है। पिस्टिया, ये भी जलमग्न भूमियों का आपका क्या है, खरपतवार है। जलकुंभी, ये भी क्या है भी जलमग्न भूमि का खरपतवार है। उसके बाद जंगली धान आ गया, जलकुंभी, पिस्टिया, बरटी। तो ये आपके क्या है, जलमग्न भूमि के खरपतवार है। इसमें सावा आता है, जंगली धान जिसको कहते हैं, पिस्टिया, जलकुंभी और बरटी, ये आपके क्या है भी आपके जलमग्न भूमि के पाए जाने वाले खरपतवार है। उसके बाद आते हुए दलदली भूमि के खरपतवार। तीसरा भी दलदली भूमि के खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो दलदली भूमियों के अंदर पाए जाते हैं। कांस देखो रेगिस्तान का भी है और दलदली का भी। तो कांस जो खरपतवार है वो रेगिस्तान का भी है और आपका दलदली का भी।
सरपट, सरपट ये भी क्या है आपका दलदली भूमि का खरपतवार है। उसके बाद जो नेक्स्ट खरपतवार आता है वो आता है भी आपका क्षारीय मृदा के खरपतवार, क्षारीय भूमि के खरपतवार, क्षारीय भूमि के खरपतवार ऐसे जो क्या है क्षारीय भूमि के अंदर पाए जाते हैं। एक सेंजी है और दूसरा लटजीरा है, सेंजी और लटजीरा, सेंजी और लटजीरा, सेंजी और लटजीरा दोनों क्या है भी क्षारीय भूमि के खरपतवार है। ये जो क्षारीय भूमि होती है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद आता है भी अम्लीय भूमि के खरपतवार, अम्लीय भूमि के खरपतवार ऐसे खरपतवार जो अम्लीय मृदा के अंदर पाए जाते हैं। धूप घास, धूप घास है वो किसका है भी आपका कौन सी का है अम्लीय भूमि का है। उसके बाद आता है भी कंघी, क्रोटोन, कंघी, कंघी, क्रोटोन ये जो है ये अम्लीय भूमि के खरपतवार है। जहां मृदा अम्लीय होती है जिसका पीएच मान 6.7 से कम होता है, 7 से कम होता है और 6.9 तक जो होता है वो क्या होती है भी आपकी अम्लीय भूमि होती है। क्षारीय भूमि एक लवणीय होती है और एक क्षारीय होती है। जो लवणीय भूमि होती है वो 7.1 से लेकर 8 तक पाई जाती है, 8.5 तक पाई जाती है। जबकि क्षारीय भूमि जिसका पीएच मान 4 होता है वो होता है भी 8.5 से अधिक होता है। इसके सेंजी और लटजीरा क्षारीय भूमि के, दलदली भूमि के खरपतवार कांस और सरपट है। जलमग्न भूमि के खरपतवार कौन से, सावा, जंगली धान, पिस्टिया, जलकुंभी और बरटी। तो बरटी ये आपकी क्या है जलमग्न भूमि के खरपतवार है। उसके बाद रेगिस्तान के खरपतवार जो रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं जैसे नागफनी है, कसकट, नागफनी, बबूल, झरबेरी, जसवा और कांस। तो जसवा और कांस तो ये क्या है आपके रेगिस्तान के भूमि के खरपतवार है भी। तो ये थे भी मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो बात करते हैं उसके जनन के आधार पर वर्गीकरण, जनन के आधार पर वर्गीकरण, जनन के आधार पर वर्गीकरण। जनन के द्वारा, जनन के आधार पर वर्गीकरण। तो पहला है भी इसका बीज से उत्पन्न होने वाले, बीज से उत्पन्न होने वाले ऐसे खरपतवार जो बीज से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ऐसे खरपतवार जो बीज से उत्पन्न होते हैं जैसे सत्यानाशी, गाजर घास, सत्यानाशी, गाजर घास, बथुआ, गेहूंसा, सत्यानाशी है, गाजर घास है, सत्यानाशी, गाजर घास, बथुआ, ये सारे क्या है भाई आपके प्याजी है, गोखरू है, प्याजी, गोखरू, आपके ये जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, मोस्टली खरपतवार होते हैं वो किससे होते हैं भी बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे खरपतवार भी होते हैं जो बीज और वनस्पति भागों से भी उत्पन्न होते हैं।
तो नेक्स्ट है भी आपके जड़ द्वारा, दूसरा है, पहला है बीज के द्वारा, दूसरा जड़ द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो क्या है जड़ के द्वारा होते हैं भी, हिरनखुरी, हिरनखुरी, हिरनखुरी क्या है भी जड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाला खरपतवार है भी। हिरनखुरी के साथ साथ आपके मोथा, मोथा भी क्या है भी आपके जड़ के द्वारा भी उत्पन्न होता है। जड़ के अंदर उसमें राइजोम सा पाया जाता है, राइजोम होता है, कंद होता है, राइजोम या कंद जो होता है उससे ये क्या होता है भी आगे जनन करता है भी। उसके बाद आता है आपके पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा ऐसे खरपतवार जो पत्तियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। पत्थर चट्टा, पत्थर है चट्टा, ये पत्ती के द्वारा उत्पन्न होने वाला खरपतवार है। उसके बाद आता है तने द्वारा, तने द्वारा ऐसा खरपतवार जो तने के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे दूब घास, दूबे घास, दूब घास क्या है भी तने के द्वारा उत्पन्न होने वाला खरपतवार है भी। उसके बाद आता है भी बीज तथा वनस्पतिक भागों द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, बीज व वनस्पतिक भाग दोनों से, बीज व वनस्पतिक भाग द्वारा, बीज से भी उत्पन्न होता है और वनस्पतिक भाग से भी उत्पन्न होता है भी। जैसे मोथा, मोथा बीज से भी होता है और आपके कंद से भी होता है, राइजोम। ठीक है, तो राइजोम से होता है भी, ठीक है। और उसके बाद जड़ से, सॉरी ये कंद से होता है, राइजोम से नहीं कंद से, पर कंद ट्यूबर से होता है, कंद, ठीक है। हिरनखुरी, हिरनखुरी जड़ के द्वारा, जड़ के द्वारा होती है हिरनखुरी। मोथा क्या है, ये आपका किससे होता है भी, कंद, कंद होता है ट्यूबर, ट्यूबर के द्वारा होने वाला, ट्यूबर से उत्पन्न होने वाला खरपतवार है भी। उसके बाद आता है भी आपका कांस, कांस होता है भी राइजोम से, कांस, राइजोम, कांस किससे होता है, राइजोम से उत्पन्न होने वाला खरपतवार है भी। और दूब घास, तने से ऊपर लिखा हुआ है दूब घास, तना, दूब घास किससे होता है, तना से। तो ये था भी अपने खरपतवारों का वर्गीकरण, किसके आधार पर, जनन के आधार पर वर्गीकरण। बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार नाशी, खरपतवार जैसे सत्यानाशी, गाजर घास, बथुआ, गेहूंसा, प्याजी, गोखरू, जंगली, चौलाई। तो ये आपके क्या है भी, किसके हैं, बीज उत्पन्न होने वाले खरपतवार है भी, बीज के द्वारा नए पौधे इनके बनते हैं। उसके बाद आता है भी जड़ द्वारा उत्पन्न होने वाले खरपतवार, जैसे हिरनखुरी और मोथा भी। हिरनखुरी भी क्या है, मोथा दोनों ही क्या है, जड़ द्वारा उत्पन्न होते हैं भी। पत्तियों द्वारा पत्थर चट्टा, तने द्वारा धूप घास, और बीज और वनस्पति भाग दोनों के द्वारा। मोथा होता है कंद के द्वारा, हिरनखुरी होता है जड़ के द्वारा, आपका धूप घास होता है तने के द्वारा, और कांस होता है राइजोबियम के द्वारा। तो ये थे भी अपने किसके द्वारा, बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। उसके बाद अभी अधिक बीज उत्पन्न करने के आधार पर वर्गीकरण, बीज के उत्पन्न करने के आधार पर वर्गीकरण। जो बीज उत्पन्न करता है उसके आधार पर कौन सा खरपतवार है, कितना बीज उत्पन्न करता है प्रति वर्ष, प्रति पौधा, भी एक पौधा कितने वर्ष कितने पौधे को उत्पन्न करता है, तो उसके आधार पर अपने क्या है वर्गीकरण है करते हैं भी।
जैसे बीज उत्पन्न करने के आधार पर, बीज उत्पन्न करने के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके अंदर आता है बीज, जैसे जंगली चुलाई है वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक बीज उत्पन्न करती है। बीज जंगली चुलाई कितना करती है भी 1.5 से 2 लाख, ठीक है, 1.5 से 2 लाख बीज प्रति पौधा प्रति वर्ष। ये याद रखना है, जो जंगली चौलाई है वो 1.5 से 2 लाख तक क्या बीज उत्पन्न करती है। बीज जो मकोए है, उसके बाद आता है मकोए, मकोए ये उत्पन्न करता है भी 1.75 लाख बीज प्रति पौधा प्रति वर्ष। जो मकोए है ये भी क्या है भी लगभग 1.25 लाख तक क्या बीज उत्पन्न करता है। भी जंगली पालक है वो लगभग 2 लाख करती है। भी जंगली पालक, जंगली पालक कितना 2 लाख, 2 लाख प्रति पौधा प्रति वर्ष बीज से उत्पन्न करता है। प्रति पौधा क्या है लगभग 2 लाख तक क्या बीज उत्पन्न करता है। भी उसके बाद आता है भी आपके जंगली जेई, जंगली जेई, जंगली जेई ये लगभग क्या है 250 बीज प्रति पौधा प्रति वर्ष। भी लगभग 250, एक पौधा 250 बीज पैदा करता है। भी उसके बाद आपकी स्ट्राइगा, जो सबसे ज्यादा जो बीज उत्पन्न करने वाला खरपतवारनाशी है वो है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा, तो जो स्ट्राइगा है सबसे ज्यादा जो जितने भी है ये है लगभग 50 लाख बीज उत्पन्न कर देता है। 50 लाख प्रति पौधा, 50 लाख बीज प्रति पौधा प्रति वर्ष। तो स्ट्राइगा सबसे ज्यादा बीज उत्पन्न करने वाला खरपतवार है। भी याद रखना। तो स्ट्राइगा क्या है भी देखो, एक आपका टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। तो ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है। मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था स्ट्राइगा है वो किस प्रकार का खरपतवार है। ये परजीविता के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, जो 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है कौन सा पूर्ण जड़ परजीवी, एक होता है आपका अर्ध जड़ परजीवी, एक होता है पूर्ण तना परजीवी, एक होता है अर्ध तना परजीवी। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है ये आप मुझे कमेंट करके वीडियो के अंदर बताओगे स्ट्राइगा किस प्रकार का खरपतवार है, ठीक है। और कौन सी फसल के में ये ज्यादा आता है, कौन सी फसल के अंदर ये आता है और किस प्रकार का खरपतवार है। तो ये था भी अपने बीज के आधार पर वर्गीकरण। उसके बाद करते हैं जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण। जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण, जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण। जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण, मतलब जड़ है वो कितनी गहराई के अंदर जाती है उसके बारे में अपने क्या है बात करते हैं। देखो वायसुरी है, वायसुरी की जड़ है वो बहुत ही गहरी तक जाती है। भी जो लगभग आपके कितनी 4 से 6 मीटर तक चली जाती है। भी 4 से 6 मीटर तक क्या है गहरी चली जाती है। भी किसकी वायसुरी की जड़। उसके बाद आता है भी वायसुरी के बाद कांस और हिरनखुरी, कांस और हिरनखुरी, कांस व हिरनखुरी
लगभग 20 फुट तक चली जाती है भी, 20 फीट तक क्या है चली जाती है भी। ये मीटर में जाती है कौन सी आपकी वायुसूरी की 4 से 6 मीटर तक चली जाती है। जबकि कांच और हिरनखुरी है इसकी जो क्या है आपकी जड़ की जो गहराई है वो लगभग हिरनखुरी की 20 फुट तक चली जाती है भी। और उसके बाद आते भी जवासा की 13 मीटर तक चली जाती है भी। जवासा इसकी 13 मीटर सॉरी 13 फीट तक चली जाती है भी जवासा की जड़ की गहराई। ठीक है, उसके बाद आता है भी अपने नेक्स्ट है खरपतवार कांटेदार बीज उत्पन्न करने के आधार पर, यही लिख देता हूं लास्ट है, कांटेदार बीज उत्पन्न करने के आधार पर, कांटेदार बीज उत्पन्न करने के आधार पर, कांटेदार जो बीज उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन सी खरपतवार है करते हैं भी, इस आधार पर अपने बीज के आधार पर करते हैं। तो एक तो होता है भी गोखरू है, ये कांटेदार होता है भी, कांटेदार। सत्यानाशी भी क्या है कांटेदार है भी, सत्यानाशी ये भी क्या है भी कांटेदार है। ठीक है, नागफनी है, नागफनी भी के बीज पर कांटेदार नहीं होते, पर नागफनी के खुद के क्या होते हैं भी कांटे लगे होते हैं। उसके बाद बिच्छू घास होता है, उसके भी क्या है कांटेदार होता है भी बिच्छू घास। बिच्छू घास, तो बिच्छू घास भी क्या है कांटेदार है भी। देखो बीज, कांटेदार बीज के आधार पर अपने जो वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंदर आता है भी एक तो बिच्छू घास, गोखरू, सत्यानाशी। और जड़ की गहराई के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो उसके अंदर आता है वायुसूरी जो 4 से 6 मीटर तक क्या है भी गहरा होता है भी। उसके बाद हिरनखुरी है, इसकी जो जड़ की गहराई है लगभग 20 फुट तक क्या है गहरी होती है भी। उसके बाद जवासा है वो 13 फीट तक क्या है गहरी होती है, किसकी आपके जवासा की जड़ की गहराई। तो ये था भी अपने जड़ की गहराई और कांटेदार बीज के आधार पर है वर्गीकरण। नेक्स्ट है भी अपना टॉपिक है भी खरपतवारों के द्वारा होने वाली हानियां। तो आज वर्गीकरण क्या है खरपतवारों का पूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भी खरपतवारों से होने वाली हानियां। तो खरपतवारों की हानियां, तो देखो पहली जो हानि होती है वो किस में होती है भी उपज के अंदर हानि होती है भी। फर्स्ट जो हानि सबसे ज्यादा होती है वो किस में होती है भी उपज के अंदर है हानि होती है भी। एक जो पौधा है वो लगभग क्या है 20 से 70% तक क्या है इसमें हानि होती है भी उपज के अंदर। 20 से 70% क्या है हानि होती है उपज के अंदर खरपतवारों के कारण। ये याद रखना, जितने भी अपने और कारक हैं जिनसे फसलों में हानि होती है, पर सबसे ज्यादा आपके किस में होती है क्या उपज के अंदर होती है भी। उपज में क्या है कि अपनी जो कोई भी फसल है, मान लो नरमो है, थारो नरमे का मां अगर जे तो 2-3 बारी थे खुद ही ना काटो नहीं इतने नरमो चौपट हो जाए, ई खातर क्या है नरमे में 3 खोदी तो जरूर काटनी चाहिए। तो वह क्या है उपज की हानि बच जाए। जो उपज की हानि हो रही है तो उसमें क्या है अपने बचत हो जाती है भी, किससे खरपतवारों की अपने खरपतवारों को नष्ट करने से। उसके बाद आता है भी पोषक तत्वों में हानि होती है भी। पोषक तत्वों में जो पोषक तत्व है उसके अंदर भी क्या है हानि होती है। तो पोषक तत्व में देख लो जो 1 वर्षीय अपना जीवन काल है, ये आपको पता है भी कितने दिन में करता है, सामान्य है 7 से 20% तक हानि होती है भी पोषक तत्वों में। 7 से 20% तक क्या है पोषक तत्वों में हानि हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद और क्या हानि क्या है, और आपके ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भी। गुणों में जो
फसल है उसके गुणों में प्रभाव पड़ता है। तीसरा गुणों में लिख लो, गुण में प्रभाव। इससे क्या होता है भी, जैसे आपका कुछ ऐसे घास आते हैं जिनके घास अपने मवेशियों को खिलाए तो उनके दूध में स्मेल आने लग जाती है भी। और सत्यानाशी का तेल है, अगर अपने सरसों के तेल के अंदर मिला दें तो उससे क्या है, एक ड्रॉप सी रोग हो जाता है भी। तो उससे क्या है, गुण में प्रभाव पड़ गया, फसल के गुण के अंदर भी उसमें क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। उसके बाद आता है भी कीट व रोगों को शरण देता है, ये इंपॉर्टेंट है भी, कीट और रोगों को शरण देता है भी। चौथा पॉइंट क्या है, कीट व रोग को शरण देना। देखो कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो क्या है भी कीट और रोगों को शरण देते भी, जैसे कुकुरबिटेसी में लगने वाली मेलन एफिड हिरनखुरी और चिकवीड के अंदर आती है भी। कुकुरबिटेसी होना है, कुकुरबिटेसी कुलम के अंदर, कुकुरबिटेसी कुल में लगने वाला कीट का नाम है भी मेलन एफिड। कौन सा आपका, मेलन एफिड, मेलन एफिड, जो कौन से खरपतवार में शरण लेता है, ये हिरनखोरी और चिकवीड के अंदर क्या है, शरण लेता है भी। जो कुकुरबिटेसी कुल में लगने वाला मेलन एफिड हिरनखुरी व चिकवीड में शरण लेता है। ये याद रखना भी, जो मेलन एफिड है ना, वो मेलन एफिड किसके अंदर शरण लेता है, आपके चिकवीड के अंदर शरण लेता है भी। जहां चिकवीड आता है वहां क्या है, आपके हिरनखुरी के अंदर और चिकवीड के अंदर मेलन एफिड जरूर आके बैठेगा। और आने वाले समय के अंदर ये क्या करता है भी, आपके किसको प्रभाव करेगा, कुकुरबिटेसी कुल को खपत है पूरा नष्ट कर देगा भी। गाजर घास व सेदरी पर लगने वाला कैरेट रस्ट फ्लाई, गाजर घास के अंदर कौन सा आता है भी, कैरेट रस्ट फ्लाई लगता है भी। गाजर घास में शरण देता है भी, शरण है गाजर घास में कैरेट रस्ट फ्लाई शरण लेती है भी। कैरेट रस फ्लाई शरण लेती है। जो गाजर घास है उसके अंदर क्या है भी, कैरेट रस फ्लाई शरण लेती है भी। कैरेट रस फ्लाई, कौन सी, रस फ्लाई, कैरेट रस फ्लाई उसके अंदर है, गाजर घास के अंदर है, शरण लेती है भी। उसके बाद जंगली गाजर, ये जंगली गाजर के अंदर भी रहती है भी। उसके बाद जौ और जेई, गेहूं में रस्ट के जीवाणु हैं वो जंगली जेई के अंदर लगते हैं भी। जो गेहूं के अंदर रस्ट होता है, रस्ट के रोग कारक, गेहूं के रस्ट के रोग कारक किसके अंदर शरण लेता है भी, जो जंगली जेई के अंदर लेता है भी। जंगली जेई के अंदर, जेई में शरण लेता है। जो जंगली जेई है उसके अंदर कौन सा है भी, आपका गेहूं का रस्ट जो होता है वो क्या है, इसके अंदर शरण लेता है भी। जो मक्का का डाउनी मिल्ड्यू कवक है वो कांस के अंदर शरण लेता है भी। ये तीनों चारों बातें सभी इंपॉर्टेंट है भी। मक्का का रोग
डाउनी मिल्ड्यू, मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रोग कारक। देखो मक्का के अंदर डाउनी मिल्ड्यू लगता है, जो डाउनी मिल्ड्यू रोग कारक है वो डाउनी मिल्ड्यू कवकांश के अंदर होता है भी। जो डाउनी मिल्ड्यू रोग कारक है, कांस के अंदर शरण लेता है भी, ये याद रखना। किसके अंदर शरण लेता है? कांस में शरण लेता है। देखो कांस के अंदर, जो कांस मैंने अभी बताया था, कांस क्या है? एक सरकंडा है, जिगन आपा सरकंडों के वहां सरकंडे के अंदर क्या है? मक्का को रोग कारक है डाउनी मिल्ड्यू, एक रोग है डाउनी मिल्ड्यू। तो बिंगो रोग कारक जो है वो कवक के द्वारा होने होता है। तो जो वो कवक है वो किस में आ जाता है भी? वो कांस के ऊपर शरण लेता है, और जैसे ही मक्का की क्रॉप आती है तो उस पे वो क्या कर देता है भी? अटैक कर देता है भी। उसके बाद आपके आता है मनुष्य के लिए हानिकारक। तो ये अब तो ये तो आपके था कीटों व रोग शरण, कीट व रोग को शरण देने वाला। देखो कुकुरबिटेसी कुल में लगने वाला मेलन एफिड है, वो हिरणखुरी और चिकवीड में शरण लेता है। गाजर घास में कैरेट रस फ्लाई है, वो गाजर घास के अंदर कैरेट रस फ्लाई है, जो गाजर घास के अंदर शरण लेती है। जो गाजर का है कैरेट रस फ्लाई, किसका कीट है? ये गाजर का है। तो गाजर का जो कैरेट रस फ्लाई कीट है वो किस में शरण लेता है? गाजर घास में लेता है। गेहूं के रस्ट के रोग कारक जंगली जई के अंदर शरण लेता है। गेहूं का जितने भी रस्ट होते हैं उसमें क्या है? कौन की कहां शरण लेता है? वो जंगली जई में लेता है। मक्का का डाउनी मिल्ड्यू रोग है, रोग का कारक, यानी कि रोग का कारक कांस में शरण लेता है। तो कांस के अंदर क्या लेता है भी? ये शरण लेता है। कांस के अंदर क्या लेता है भी? ये शरण लेता है। तो उसके बाद आता है भी मनुष्य पर प्रभाव। किस पे प्रभाव है? मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ता है? नेक्स्ट है आपके मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है खरपतवारों की हानियों के अंदर। तो मनुष्य पर प्रभाव, मनुष्य पर प्रभाव, पहला प्रभाव क्या है भी? मनुष्य पे आपके जो सत्यानाशी है, तो सत्यानाशी के बीज है वो किसमें मिलते हैं भी? आपके सरसों में मिलता है। तो सत्यानाशी से कौन सा रोग होता है भी? ड्रॉपसी। सत्यानाशी से ड्रॉपसी, जिसको जलोदर कहते हैं भी, जलोदर रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। जो आपका सत्यानाशी है उससे क्या है भी? ड्रॉपसी रोग हो जाता है। और उसके बाद जंगली मटर से लकवा हो जाता है भी। जो जंगली मटर होती है उससे क्या होता है? लकवा, जंगली मटर लकवा हो जाता है। जंगली मटर से क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। और आपके गाजर घास है, इससे श्वसन संबंधी और खुजली हो जाती है भी गाजर घास से। गाजर घास क्या होता है भी? श्वसन व खुजली। तो श्वसन और खुजली जो रोग आता है वो किससे आता है भी? आपके गाजर घास के द्वारा होता है भी। उसके बाद है भी कोई ज्यादा इसमें कोई और हानियां नहीं है। तो ये मोस्टली क्या है? हानि किस पे पड़ती है? एक तो सत्यानाशी से ड्रॉपसी रोग होता है, जंगली मटर से लकवा हो जाता है, गाजर घास से श्वसन व खुजली हो जाती है भी। तो ये थे इसके रोग। और अब बात करते हैं अपने क्या है? खरपतवार नियंत्रण। नया टॉपिक है भी अपना खरपतवार नियंत्रण भी। ये तो थी हानियां। अब खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है भी। पहला आता है भी खरपतवार नियंत्रण।
खरपतवार नियंत्रण। ठीक है, तो खरपतवार देखो 3 प्रकार से नियंत्रण किया जाता है अभी, सस्य विधि के द्वारा, उसके बाद जैविक विधि और रासायनिक विधि। सस्य, रासायनिक और जैविक 3 प्रकार से अपने खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं भी। सस्य विधि, दूसरी है रासायनिक विधि, तीसरी है भी जैविक विधि। तो 3 प्रकार से अपने क्या है खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं भी। पहले करते हैं भी सस्य विधि। सस्य विधि में आता है भी पहले यांत्रिक विधि। सस्य विधि के अंदर क्या करते हैं भी अपने यांत्रिक विधि। सस्य पहली है भी कौन सी, सस्य विधि। सस्य विधि कौन कौन सी होती है, देखो सस्य विधि के अंदर है फर्स्ट जो पार्ट है ए वो बी सी कर लेंगे, तो इसके अंदर है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या आता है भी, पहला आता है भी इसके अंदर फर्स्ट वो है भी हाथों से उखाड़ना। किससे उखाड़ना, हाथों से उखाड़ देते हैं भी। किससे उखाड़ देते हैं, हाथों से उखाड़ देते हैं। उसके बाद आपके ड्रेजिंग, हाथों से उखाड़ना, हाथों से उखाड़ना। सेकंड है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग मतलब मशीनों के द्वारा अपने क्या है ड्रेजर की सहायता से ड्रेजिंग। तो जो अपने सिल्दर कौन मारा, जो सिल्दर अपने मारते हैं ना कपास के अंदर, जो सिल्दर अपने लगाते हैं वो सिल्दर क्या है ड्रेजिंग है भी। सिल्दर ने के कहा आप ड्रेजिंग केस का भी, ड्रेजिंग के द्वारा कोई मशीन के द्वारा बीच में पाड़ा का पड़ के करा सिल्दर यंत्र है चला देंगे। उसके बाद है आता है भी मल्चिंग। इसका नेक्स्ट पॉइंट है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है भी, मल्चिंग ये होता है भी कोई फसल है और उस फसल के बीच में जो कोई भी खाली जगह पड़ा है, खाली जगह है, उस खाली जगहों को अपने क्या ऊपर से किसी प्लास्टिक से या प्राकृतिक चीजों से भर देते हैं। उसमें कोई हवा ना लगे, उसको छाया ना मिले, सब कुछ उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं ऊपर से भूमि को, तो उसे बोलते हैं भी उस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। और जो चीज अपने बिछाई है उसे क्या कहते हैं भी मल्च कहते हैं। उसके बाद आता है भी आपके ब्रूसिंग। ये इंपॉर्टेंट है भी ब्रूसिंग। ब्रूसिंग क्या होती है भी, ब्रूसिंग 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 धान के अंदर अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, धान के अंदर अपनाई जाने वाली एक क्या है विधि है, जिसमें क्या है पूरी खड़ी फसल होती है, उसके अंदर अपने को पौधे निकालने के लिए एक यंत्र चलाया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी उसको चलाए और गैप उसके अंदर अपने दिया जाए, उसे बोलते हैं ब्रूसिंग। धान के अंदर धान के ज्यादा जो संख्या में पौधे होते हैं उनको निकालने के लिए जो अपने कृषि औजारों का उपयोग करते हैं और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भी ब्रूसिंग कहते हैं भी। ये धान के अंदर होती है भी। उसके बाद मेन आपके आता है भी, ये तो दे भी आग लगाना, उसके बाद खाली छोड़ना, तो ये सारे क्या है कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बताने के मैं ज़्यादा नहीं समझता भी। आग लगाना, फसल चक्र अपनाना, ठीक है, और पानी से भर देना और प्रति छोड़ना, सूर्यग्रहण मृदा सूर्यग्रहण करना, ये एक है भी मृदा सूर्यग्रहण करना। मृदा सूर्यग्रहण, मृदा सूर्यग्रहण करना। इसमें क्या होता है भी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है भी। इसमें 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या है मृदा का तापमान बढ़ जाता है भी। इसमें क्या आता है मृदा सूर्यग्रहण के अंदर गर्मियों के दिनों के अंदर, जैसे अब अपने मई जून के अंदर क्या था, भूमि को खाली परती छोड़कर उसके अंदर कल्टीवेटर प्लाऊ के द्वारा नीचे की मिट्टी ऊपर ला के और उसके ऊपर प्लास्टिक बिछा दिया जाता है भी पूरे खेत के अंदर।
पूरे खेत के अंदर क्या बिछा दिया जाता है, प्लास्टिक बिछा दिया जाता है, जिससे क्या है मृदा के जो तापमान होता है वो क्या है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है भी। मृदा सौरीकरण का तापमान पूछा जा सकता है भी, मृदा सौरीकरण क्या चीज है, और जिससे मृदा क्या क्या 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है बढ़ जाता है, जिसमें कोई भी खरपतवार के बीज, कोई भी पौधा है वो भी क्या है खत्म है हो जाता है भी। उसके बाद अपने बात करते हैं भी रासायनिक नियंत्रण। ये तो था भी अपने यांत्रिक नियंत्रण। नेक्स्ट है भी रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण ऐसा नियंत्रण, ऐसे नियंत्रण जो रसायनों के द्वारा किया जाता हो भी। किसके द्वारा किया जाता हो, रसायनों के द्वारा किया जाता हो भी। अब इसमें सबसे पहले क्या है, पूरे विश्व के अंदर 1940 के अंदर सबसे पहले जो आपके यूज आने वाली थी वो थी 2,4-D। 2,4-D जो 1940 के अंदर अमेरिका के अंदर, कहां इसका यूज हुआ था, अमेरिका के अंदर। और 1950 के अंदर भारत में इसका यूज हुआ था भी। भारत में गेहूं की फसल के अंदर, गेहूं की फसल के अंदर 2,4-D का सबसे पहले कहां हुआ था भी, 1940 के अंदर अमेरिका के अंदर हुआ था। उसके बाद गेहूं के अंदर हुआ था भी 1950 में भारत के अंदर। ये कहां हुआ था 1950 है भारत में, ठीक है। तो 1950 के अंदर भारत के अंदर हुआ था भी। और विश्व में सबसे प्रथम शाकनाशी थी भी 2,4-D। उसके बाद आपके सबसे ज्यादा जो उपयोग में आती है शाकनाशियां, ये 40 था, ठीक है, 40 नहीं 44 था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खरपतवारनाशी का प्रयोग कहां होता है भी, सब्जियों में होता है भी, सब्जियों में, याद रखना भी। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या है खरपतवारनाशी का प्रयोग क्या है उपयोग होता है भी। और एकमात्र उपाय है भी खरपतवारनाशी ही, वो किसी में होता है भी, वो चाय के अंदर होता है भी। वहां सिर्फ चाय के अंदर है, एकमात्र है भी, इसमें निराई गुड़ाई और कुछ नहीं कर सकते। चाय में ओनली फॉर रासायनिक ही जो नियंत्रण है उसका उपयोग करते हैं। तो चाय के अंदर क्या करते हैं भी, एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय रासायनिक नियंत्रण चाय के अंदर है। चाय व कॉफी, चाय और कॉफी क्या है भी, इसमें सिर्फ एकमात्र क्या है रासायनिक नियंत्रण है होता है भी, और किसी प्रकार का नियंत्रण उसके अंदर नहीं होता। उसके बाद आता है भी आपके पहले आता है भी शाकनाशियों का वर्गीकरण। अब अपने करते हैं भी वर्गीकरण, जो खरपतवारनाशी है उनका करते हैं अपने वर्गीकरण। खरपतवारनाशियों का वर्गीकरण। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है भी आपका वर्णात्मकता के आधार पर वर्गीकरण। वर्णात्मकता के आधार पर वर्गीकरण। के आधार पर
एक होता है ये सिलेक्टिव, एक होता है नॉन सिलेक्टिव। एक होता है वर्णात्मक और एक होता है अवर्णात्मक। वर्णात्मक क्या होता है भी? ऐसा खरपतवार नाशी जो चुन के ही करे भी। इसके अंदर पहला है भी सेलेक्टिव, जिसको क्या बोलते हैं भी? वर्णात्मक। ठीक है, तो ऐसा खरपतवार नाशी जो चुनिंदा खरपतवारों को ही नष्ट करता हो, जो क्या करता हो भी? चुनिंदा ही खरपतवारों को नष्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं भी? वर्णात्मक टाइप का खरपतवार नाशी कहते हैं भी। चुनिंदा में अंदर कैसे आता है? जैसे 2,4-D है, 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है भी? ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। 2,4-D की फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4 है, डाइक्लोरो है, फिनॉक्सी है, एसिटिक एसिड है। उसके बाद आता है भी आपके पेंडामेथिलीन, एट्राजीन, सीमाजीन, पेंडामेथिलीन, सल्फ्यूरोन, वेसालीन, ठीक है, वेसालीन, 2,4-D, वेसालीन, ब्यूटाक्लोर, पेंडामेथिलीन, आइसोप्रोट्यूरोन, इसमें ब्यूटाक्लोर भी आ गया, ब्यूटाक्लोर, लासो, ठीक है, लासो। तो ये मोस्टली जो खरपतवार नाशी होती है वो सारी क्या होती है भी? सिलेक्टिव टाइप की होती है, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाली हो, चाहे वो संकरी पत्ती वाली खरपतवार नाशी हो। तो वो आगे पत्ती के आधार पर भी अपने वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद आता है भी नॉन सिलेक्टिव, अवर्णात्मक। ऐसी खरपतवार नाशी जो किसी प्रकार की फसल हो, चाहे किसी प्रकार का खरपतवार हो, उसको क्या कर देती है? ये खत्म कर देती है। उसे क्या कहते हैं भी? नॉन सिलेक्टिव या अवर्णात्मक प्रकार की खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे आपकी ग्लाइसोफेट, आपके पैराक्वाट, डाइक्वाट। तो पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइसोफेट, ये ग्लाइसोसेट होता है, फेट नहीं, ग्लाइसोसेट। तो ग्लाइसोसेट है, तो ये सारे क्या है भी? ग्लाइसोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, ये क्या है? नॉन सिलेक्टिव है। इसमें चाहे कोई फसल हो, चाहे कोई पौधा हो, चाहे किसी प्रकार का हरा भरा पौधा हो, चाहे फसल का हो, चाहे खरपतवार का हो, तो उन सभी को क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है। इसलिए इसे कहते हैं भी नॉन सिलेक्टिव, भी किसी प्रकार का सिलेक्ट नहीं करते और सभी को क्या कर देता है? ये खत्म कर देता है भी। उसके बाद आता है भी आपके स्थानांतरण के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट है भी स्थानांतरण के आधार पर वर्गीकरण। ऐसे खरपतवार नाशी जो क्या है? एक तो टारगेट होता है, एक सिस्टेमेटिक होता है और एक कॉन्टैक्ट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं भी, एक सिस्टेमेटिक और एक कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब जहां कॉन्टैक्ट में आ गया, कॉन्टैक्ट मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको? कॉन्टैक्ट
में आते ही पौधे के किसी पत्ती पर गिर गया, चाहे किसी तने पे गिर गया, तो कांटेक्ट में आते ही वो खत्म है हो जाएगा भी, जो पार्ट उसके कांटेक्ट में आएगा। एक होता है भी आपके सिंथेटिक, एक होता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक ये होता है भी पौधे के किसी भाग पे गिर जाए वो पूरे तंत्र को क्या कर देता है भी, खत्म कर देता है भी। पूरा तंत्र होता है, उस पूरे तंत्र को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जड़ तक वो चला जाता है भी। एक होता है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक इसके अंदर आता है भी, पहला आता है सिस्टेमिक, सिस्टेमिक, सिस्टेमिक खरपतवार नाशी, खरपतवार है नाशी, जो क्या है सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है भी। अगर सिस्टम में आ गया तो उसमें क्या है, पूरे सिस्टम को फेल कर देता है भी। एट्राजीन, 2,4-D, सीमाजीन, ये सारी क्या आती है भी, सिस्टेमिक में आती है। एट्राजीन, सीमाजीन, 2,4-D, तो ये क्या है, एट्राजीन, सीमाजीन, 2,4-D, आपके प्रोपेलिन, एक प्रोपेलिन और है इसमें, प्रोपेलिन, तो ये सारी क्या है भी, आपके सिस्टेमिक प्रकार की खरपतवारनाशी है। उसके बाद आता है भी स्पर्शी या कांटेक्ट प्रकार की आपकी स्पर्शी या कांटेक्ट प्रकार की खरपतवारनाशी। दूसरा है स्पर्शी ओब्लिक कांटेक्ट टाइप की खरपतवारनाशी, ऐसी खरपतवारनाशी जो कांटेक्ट में आते ही उसको क्या कर देती है भी, खत्म है कर देती है। अभी मैंने आपको बताया था भी 2,4-D आपकी पैराक्वाट, डोइक्वाट और ये क्या है ग्लाइसोसेट, ये तीनों क्या है भी, कांटेक्ट टाइप की खरपतवारनाशी होती है भी। एक है ग्लाइसोसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, ठीक है। तो पैराक्वाट, डाइक्वाट ये सारी क्या है, कांटेक्ट है कि आपके आधार पर इसका क्या है वर्गीकरण किया जाता है भी। नेक्स्ट आपका वर्गीकरण है भी छिड़काव के आधार पर है वर्गीकरण। इसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण आता है छिड़काव के आधार पर वर्गीकरण। भी अपने छिड़कते हैं, छिड़काव किया जाता है, उसके आधार पर वर्गीकरण आता है भी। छिड़काव के आधार पर वर्गीकरण, छिड़काव के आधार पर है वर्गीकरण। ऐसी खरपतवारनाशी जिसको अपने के छिड़काव किया जाता है उसके आधार पर क्या इसका क्या है वर्गीकरण है किया जाता है भी। पहला है बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व, बुआई से पूर्व, ठीक है। तो ऐसी खरपतवारनाशी जिसका प्रयोग बुआई से पहले किया जाता है भी, आपकी बुआई जब करते हैं उससे पहले ही क्या है उसका प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं भी बुआई से पूर्व है खरपतवारनाशी। जैसे वैसालीन, जिसको क्या कहते हैं भी फ्लूक्लोरोलीन, तो वैसालीन है, इसका प्रयोग हमेशा ही बुआई से पहले किया जाता है भी। ये मोस्टली दलहनी फसलों के अंदर इसका प्रयोग है किया जाता है भी। ज्यादा किसमें किया जाता है, इसमें दलहनी फसलों के अंदर किया जाता है भी। जो दलहनी होती है जिसके जड़ों में क्या पाया जाता है भी, राइजोबियम में जीवाणु पाया जाता है भी। उसके बाद आता है भी प्री इमर्जेंस, जिसको बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पहले, बुआई के बाद
परंतु अंकुरण से पहले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भी अपने इंग्लिश में प्री इमरजेंस। इसे क्या बोलते हैं? प्री इमरजेंस के नाम से जाना जाता है भी। ये बॉयज के बाद करते हैं परंतु अंकुरण से पहले करते हैं। इसका प्रयोग 2 से 3 दिन के अंदर करते हैं भी। डेज, डे आफ्टर सोइंग, 2 से 3 दिन के अंदर क्या अपने उपयोग करते हैं। डेज लिखा है मैंने, डे आफ्टर सोइंग, डे आफ्टर सोइंग भी मतलब बिजाई के इतने दिन बाद तक क्या अपने कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं भी। इसमें एट्राजिन, सीमाजीन, लासो, मैचेटी, पेंडा, मेथिलीन, ठीक है। एट्राजिन है, सीमाजीन है, पेंडामेथिलीन है। तो इस ये क्या है भी? निट्रोफेन है, निट्रोफेन, जिसको टोक E25 के नाम से जाना जाता है भी। टोक E25 के नाम से जाना जाता है भी निट्रोफेन को। ब्यूटाक्लोर, जिसको लासो के नाम से जाना जाता है भी। लासो क्या कहते हैं भी? ब्यूटाक्लोर के नाम से जाना जाता है भी। इसके बाद लासो को एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर नहीं, एलाक्लोर के नाम से जाना जाता है। लासो को क्या कहते हैं? एलाक्लोर, लासो को एलाक्लोर के नाम से जाना जाता है। जो लासो होता है वो एलाक्लोर के नाम से जाना जाता है भी। उसके बाद आता है भी आपके अंकुरण के बाद। तीसरा है इसमें जो टॉपिक है अंकुरण के बाद। प्रयोग करते हैं लगभग 25 से 35 दिन डेज के अंदर करते हैं। 25 से 35 डेज की जो पौधे की आयु हो जाती है, खड़ी फसल में इसका प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, तो इसके अंदर आता है भी आपके 2,4-D, ठीक है। इसके अंदर आता है आपके सल्फोसल्फ्यूरोन, इमेजाथाइपर, तो इमेजाथाइपर है, 2,4-D है, प्रोपेलीन है, डाइक्वाट है, पैराक्वाट है जो हमने पीछे किया था। प्रोपेलीन, डाई कवाट, पैरा कवाट, ग्लाइसोसेट, तो ये सारी क्या है कि आपके अंकुरण के बाद प्रयोग में होने वाली है भी। ये लगभग क्या है, दलहनी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है भी। इमेजाथाइपर का मोस्टली, प्रोपेलीन का है, धान के अंदर किया जाता है। पैराक्वाट, डाइक्वाट है, आपको पता है अकृषित भूमियां होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है भी। 2,4-D है, सरसों के आपके गेहूं के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फोसल्फ्यूरोन है, ये भी क्या है गेहूं के अंदर प्रयोग में आने वाली खरपतवारनाशी है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो बनाएंगे, बाकी कल बनाएंगे। तो मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।